Hello everyone, welcome to Chetan Bharat Learning and welcome back to our weekly current affairs series in which we'll cover all the weekly developments related to the field of international relations for your UPSC preparation. The IR related current affairs that we are going to cover in this video will be from 22nd of July to 29th of July. Alright, so without further ado, let's begin. But before beginning, let's take a look at the sources that we are going to refer. Alright, now majorly we are going to refer to The Hindu and Indian Express. ये तो हम करेंगे ही करेंगे. हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस तो आपने देखा होगा जो और सब्जेक्ट्स हैं उसमें भी कवर होता है. काफी इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स हैं. बट आईआर के लिए दो और स्पेशल सोर्सेज हम करेंगे. वन इज अ वीकली शो ऑन राज्यसभा टीवी बाय द नेम ऑफ India's World, and the other is a monthly magazine that goes by the name of World Focus. Alright, तो IR रिलेटेड करंट अफेयर्स इन दोनों में बहुत ज्यादा होते हैं. हिंदू और एक्सप्रेस में तो होते ही हैं, राइट? तो मेजरली हम ये चार सोर्सेज कवर करेंगे. बट इसका मतलब ये नहीं है कि अगर किसी न्यूज़पेपर में या किसी और मीडिया हाउस में अगर कोई अच्छा आर्टिकल आ जाता है, जैसे द प्रिंट में कोई अच्छा आर्टिकल आ जाता है चाइना से रिलेटेड, वायर में आ जाता है, डिप्लोमैट में आ जाता है, अगर कोई और न्यूज़पेपर्स में अच्छे आर्टिकल आ जाते हैं तो हम उसे भी कवर करेंगे. बट जनरली अगर बात करूं मैं तो यही चार सोर्सेज से हम अपने आईआर के करंट अफेयर्स पूरे करेंगे. ऑलराइट, तो सोर्सेज का आइडिया लग गया अब आपको. अब हम देखते हैं व्हाट वर द मेजर इश्यूज दैट हैपेंड इन द पास्ट वीक. ठीक है, इश्यूज टू बी कवर्ड. कौन से इश्यूज पे हम इस वीडियो में ध्यान देंगे पिछले हफ्ते के. नाउ नंबर 1, कोल्ड वॉर इंटेंसिफाइंग बिटवीन यूएसए एंड चाइना. यूएसए और चाइना के बीच में कोल्ड वॉर जैसी सिचुएशन बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है. अभी रिसेंटली यूएसए और चाइना के बीच में टेंशंस और ज्यादा बढ़ गई हैं. इसी वजह से देयर आर सम एक्सपर्ट्स दैट आर सेइंग कि यूएसए एंड चाइना आर एंटरिंग इनटू अ न्यू फेज ऑफ कोल्ड वॉर. एक नया कोल्ड वॉर जन्म ले रहा है बिटवीन यूएसए एंड चाइना. ठीक है, दीज टू जायंट्स हैव लॉक्ड हॉर्न्स. Then next issue is the issue of Hong Kong. जैसा कि आप लोग जानते हो, अगर आपने सुना होगा न्यूज़पेपर्स में, सुना होगा वैसे न्यूज़ में कि चाइना, मेनलैंड चाइना, बीजिंग हांगकांग पे अपनी पकड़ बढ़ाता जा रहा है और ज़्यादा पकड़ बढ़ाता जा रहा है थ्रू अ न्यू लॉ. चाइना ने एक नया लॉ इनैक्ट करा है, नेशनल सिक्योरिटी लॉ. हम देखेंगे वो क्या है. उसके थ्रू वो हांगकांग पे अपनी पकड़ और ज्यादा बढ़ाता जा रहा है. इसीलिए ये हांगकांग का इशू ग्लोबल इशू हो गया है और न्यूज में काफी ज्यादा फीचर कर रहा है. तो इसको देख लेंगे. देन नेक्स्ट 2-3 आर्टिकल्स आए थे हिंदू में भी और इंडियन एक्सप्रेस में भी अबाउट इंडियाज फॉरेन पॉलिसी के. ये जो नई डेवलपमेंट हो रही है ना, यूएसए और चाइना और पूरी दुनिया चेंज हो रही है, उसके हिसाब से इंडिया को अपनी फॉरेन पॉलिसी में क्या क्या चेंजेस लाने चाहिए वो होगा. देन एंड में ना 2 आर्टिकल्स हैं जो बहुत डिटेल में नहीं है, बहुत छोटे छोटे हैं, इसीलिए हम इन्हें ब्रीफ में ही देखेंगे. एक आर्टिकल कवर करता है इंडिया और श्रीलंका के टाइज और दूसरा आर्टिकल कवर करता है इंडिया और साउथ कोरिया के टाइज. बिल्कुल ब्रीफ में देखेंगे इन्हें. ऑलराइट, चलें फिर पहला इशू करते हैं हम अपना, विच इज कोल्ड वॉर इंटेंसिफाइंग बिटवीन यूएसए एंड चाइना. नाउ ये जो पहला इशू है कोल्ड वॉर बिटवीन यूएसए एंड चाइना, इससे रिलेटेड 3 मेजर आर्टिकल्स हैं जिन पे हम फोकस करेंगे. 2 आर्टिकल्स तो आपके इंडियन एक्सप्रेस में आए हैं. एक एक्सप्लेन्ड सीरीज में आया था, हाउ द कोल्ड वॉर बिटवीन चाइना एंड द यूएस इज इंटेंसिफाइंग. एक तो ये. दूसरा था एक एडिटोरियल इंडियन एक्सप्रेस में, ग्लोबल कोलिशन ऑफ डेमोक्रेसीज amid China's assertion could open a range of new possibilities. Alright? और लास्ट जो आर्टिकल था ना, वो जो रीसेंट टेंशन मैं बोल रहा था ना कि रिसेंटली एकदम से फ्लेयर अप हुआ है, उस पे आर्टिकल लिखा है हिंदू ने, एस्केलेटिंग टेंशंस ऑन द यूएस क्लोजिंग चाइनीज मिशंस. ऑलराइट, तो अब हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि इन तीनों आर्टिकल्स में बेसिक जो रीसेंट फ्लेयर अप था ना, कि रिसेंटली क्या हुआ है यूएसए और चाइना के बीच में. वैसे तो काफी सालों से लड़ाई चल रही है, 2-3 सालों से खतरनाक दोनों के बीच में लड़ाई चल रही है, बट अभी रिसेंटली क्या हुआ है वो देखते हैं. अभी रिसेंटली पता है क्या हुआ है. रिसेंटली ना चाइना की एक कॉन्सुलेट थी ह्यूस्टन टेक्सास में, यूएसए में ह्यूस्टन टेक्सास में चाइना की कॉन्सुलेट थी. नाउ यूएसए ने चाइना को कह दिया कि वो अपनी कॉन्सुलेट बंद करे. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट यूएसए ने वो कॉन्सुलेट बंद कर दी. ठीक है, जब से यूएसए और चाइना के रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ है ना, नॉर्मल रिलेशनशिप, यूएसए और चाइना का रिलेशनशिप अच्छा नहीं था, बट 1979 से ना दोनों के बीच में रिलेशनशिप अच्छा होना शुरू हो गया था.
उसके बाद से लेके अब तक यूएसए का ये सबसे स्ट्रॉन्ग मूव है। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ हिस्ट्री में, जब से ये दोनों कंट्रीज आपस में डील कर रही हैं, मतलब जब से रिलेशनशिप नॉर्मलाइज हुए हैं, कि यूएसए ये कह दे कि चाइना अपनी एम्बेसी या अपनी कॉन्सुलेट बंद कर दे यूएसए में। दैट मीन्स कि रिलेशन इन दोनों कंट्रीज के बीच में बहुत ज्यादा खराब चल रहे हैं, और अब ये नौबत आ गई कि दोनों कंट्रीज एक दूसरे की एम्बेसी बंद कर दें। ये तो एनिमीज के बीच में होता है, राइट? अगर यूएसए चाइना के साथ ऐसा कर रहा है तो एनिमी वाली सिचुएशन आ गई है, राइट? यही लिखा हुआ देखो, द यूएस एडमिनिस्ट्रेशन हैज रिसेंटली डिसाइडेड टू क्लोज डाउन अ चाइनीज कॉन्सुलेट इन ह्यूस्टन। ठीक है, अब यूएसए ने ऐसे तो बोल नहीं दिया होगा कि यार बंद करो, कोई रीजन तो दिया ही होगा, राइट? रीजन क्या दिया है? रीजन ये दिया है कि चाइना ना अपनी कॉन्सुलेट और अपनी एम्बेसी वगैरह के थ्रू इकोनॉमिक एस्पियोनाज करता है, वीजा फ्रॉड करता है, प्लस चाइनीज अटेम्प्टेड थेफ्ट ऑफ, ये चाइनीज रिसर्च नहीं, यूएसए रिसर्च है, ठीक है? अटेम्प्टेड थेफ्ट ऑफ यूएसए रिसर्च। नाउ मतलब क्या है? एस्पियोनाज का मतलब होता है जो जासूसी करना, स्पाई वाला काम होता है ना, जासूसी, वो एस्पियोनाज होता है। इकोनॉमिक एस्पियोनाज का मतलब, जैसा कि आप लोग जानते हो कि यूएसए और चाइना के बीच में इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। यूएसए की कंपनीज और चाइना की कंपनीज के बीच में कंपटीशन होता जा रहा है। तो यूएसए पता क्या कहता है? यूएसए कहता है चाइना अपनी इस कॉन्सुलेट के थ्रू, अपनी एम्बेसी के थ्रू एजेंट्स भेजता है, और उन एजेंट्स का काम पता क्या है? कि अमेरिकन कंपनीज पे स्पाई करे, ताकि चाइनीज कंपनी के पास इंफॉर्मेशन चले जाए और चाइनीज कंपनी को एडवांटेज मिले। इसका मतलब है इकोनॉमिक एस्पियोनाज। फिर यूएसए एलेज करता है कि चाइना के जो मिशंस है ना, डिप्लोमेटिक मिशंस, ये वीजा फ्रॉड कर रहे हैं, ये फ्रॉड वीजा के बेसिस पे चाइनीज को यूएसए में दाखिल कर रहे हैं। तो ये एलिगेशन है, क्लियर? और ये जो थर्ड एलिगेशन है सबसे सीरियस है, सबसे सीरियस है। यूएसए एलेज करता है कि चाइना ना अपने स्टूडेंट्स और अपने रिसर्चर्स को यूएसए में भेजता है, ताकि यूएसए की रिसर्च के बारे में वो जानकारी हासिल करें और चाइनीज गवर्नमेंट को वापस आके दे दें। अभी रिसेंटली पता क्या हुआ था? रिसेंटली एक चाइनीज रिसर्चर आई हुई थी यूएसए में, रिसर्च कर रही थी, और उस रिसर्चर ने ना यूएसए की गवर्नमेंट से झूठ बोला था कि मेरी चाइनीज आर्मी से मेरा कोई लेना देना नहीं है, चाइनीज गवर्नमेंट से मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं तो साइंटिस्ट हूं, ठीक है? बाद में पता चला यूएसए को, जब उसकी रिसर्च चल रही थी उस लेडी की, बाद में यूएसए को पता चला कि ये चाइनीज आर्मी की तरफ से भेजी हुई है। तो यूएसए ने अरेस्ट वारंट वो कर दिया, इशू कर दिया उसके लिए। वो लेडी जो थी ना, चाइनीज रिसर्चर, वो चलेगी चाइनीज एम्बेसी में और चाइनीज एम्बेसी में छुप गई जाके। अब जैसा कि आप जानते हो, कोई भी कंट्री किसी की एम्बेसी में एंटर नहीं हो सकती, राइट? तो वो चाइनीज एम्बेसी में छुपी है और यूएसए ने उसके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया हुआ है। तो दोनों के बीच में और लड़ाई होगी। इसी वजह से यूएसए ने ह्यूस्टन का जो कॉन्सुलेट है बंद करने को कह दिया, राइट? ये तीन मेजर इश्यूज थे, ये रीजन दिया गया था। नाउ ये इसकी सिग्निफिकेंस क्या है इस डिसीजन की? दिस इज द फर्स्ट टाइम अ चाइनीज मिशन इज बीइंग क्लोज्ड in the US since both countries normalized diplomatic relations in 1979। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, 1979 से पहले इन दोनों के बीच में रिलेशंस नॉर्मल नहीं थे, बट 1979 के बाद यूएसए ने चाइना से एंगेज करना शुरू कर दिया और डिप्लोमेटिक रिलेशंस नॉर्मल कर लिए। 1979 से लेके 2020 तक आज तक ऐसी नौबत नहीं आई कि यूएसए ने चाइना को बोला अपनी एम्बेसी, अपना मिशन बंद करे, अपनी कॉन्सुलेट बंद करे, राइट? बट बात सिर्फ इतनी नहीं है, सिर्फ इसी बात पे लोग नहीं कह रहे कि इन दोनों के बीच में कोल्ड वॉर हो रहा है, और भी बातें हैं। The American administration is even pondering, मतलब अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन सोच रही है upon a travel ban on 92 million members of the Chinese Communist Party and the possible expulsion of any members currently in the country। यूएसए पता है क्या सोच रहा है? यूएसए कह रहा है, अब ओपनली कह रहा है कि जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है ना, जिसने चाइना पे कब्जा कर रखा है, यही सब, ये डेविल है, ये शैतान है, ठीक है? तो यूएसए अब सोच रहा है कि इस पे ट्रैवल बैन लगा दिया जाए। जो इंसान चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का मेंबर होगा वो यूएसए एंटर नहीं कर सकता। अब चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के 92 मिलियन मेंबर्स हैं, इन सब पे ट्रैवल बैन लगाने की सोच रहा है यूएसए। और यूएसए पता है क्या कह रहा है? जो एग्जिस्टिंग मेंबर्स हैं ना सीपीसी के, चाइनीज कम्युनिस्ट, सीसीपी के, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के, जो यूएसए में अभी हैं, उन्हें बाहर निकालने की बात कर रहा है, ठीक है? और यूएसए डिसीजन ले रहा है। It has also announced visa restrictions on the Chinese students in USA। जैसा मैंने आपको बताया था
यूएसए को डर है कि ये चाइनीज अपने स्टूडेंट्स भेज रहे हैं यूएसए में और कोशिश क्या कर रहे हैं कि रिसर्च, अमेरिकन रिसर्च चुरा के चाइना ले आओ, चाइनीज भेज रहे हैं यूएसए में। तो यूएसए इसलिए कह रहा है कि वीजा रिस्ट्रिक्शंस है ना जो चाइनीज स्टूडेंट्स की, वो और स्ट्रिंजेंट की जाए। ठीक है, नाउ हांगकांग वाली जो बात है ना, उस पे भी यूएसए नाराज है चाइना से। हांगकांग की फ्रीडम ले रहा है मेनलैंड चाइना, बीजिंग, तो इसीलिए यूएसए उस पे सैंक्शंस लगाने की सोच रहा है चाइना पे। इट हैज आल्सो इंपोज सैंक्शंस ऑन द चाइनीज ऑफिशियल्स ओवर हांगकांग सिक्योरिटी लॉ। अब ये हांगकांग वाला मुद्दा हम अभी थोड़ी देर में देख लेते हैं। ठीक है, तो मेजरली ये न्यूज में ये सब चल रहा था। अब हम ये देख लेते हैं कि जो यूएसए और चाइना के बीच में कोल्ड वॉर होगा ना, जो कोल्ड वॉर हो चुका है, उसकी डायमेंशंस क्या है, मतलब इन दोनों कंट्रीज के बीच में जो डिस्प्यूट है वो किन किन मुद्दों पे है। ऑलराइट, वो देखते हैं। नाउ अगर हम यूएसए चाइना रिलेशंस की बात करें ना, यूएसए और चाइना के बीच में जो मुद्दे चल रहे हैं, अगर हम उनकी बात करें तो उनको ना हम 5 कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, जियोपॉलिटिकल मतलब जो मतलब पॉलिटिकल मुद्दे हैं, जो जैसे साउथ चाइना सी का मुद्दा हो गया, इंडो पैसिफिक ओशन का मुद्दा हो गया, इंडो पैसिफिक का वैसा। ठीक है, ट्रेड एक मुद्दा है, ट्रेड से एक्चुअली प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी। टेक्नोलॉजी एक मुद्दा है, यूएसए कहता है चाइना उनकी टेक्नोलॉजी चुरा रहा है रिसर्चर्स वगैरह के थ्रू। ह्यूमन राइट्स पे अब यूएसए ने मुद्दे करने शुरू कर दिए हैं। ठीक है, और मिसलेनियस मुद्दे हम अभी देख लेंगे थोड़ी देर में। ऑलराइट, नाउ सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ट्रेड वाले मुद्दे से ही, क्योंकि यहीं से ही इन दोनों के बीच में प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी। ठीक है, नाउ देखते हैं ट्रेड वाला मुद्दा, ब्रीफ में देखते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के आने से पहले इतनी प्रॉब्लम नहीं चल रही थी, पर जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप आया ना, तो डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो मुद्दा है यूएसए और चाइना के बीच में, उसको ज्यादा पब्लिसिटी देनी शुरू कर दी। एक्चुअली मुद्दा पता क्या है, मुद्दा ये है कि यूएसए और चाइना के बीच में जो ट्रेड डेफिसिट है ना, वो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। नाउ ट्रेड डेफिसिट क्या है, यूएसए का ट्रेड डेफिसिट विद चाइना बहुत ज्यादा है। अब ट्रेड डेफिसिट क्या होता है, इंपोर्ट्स माइनस एक्सपोर्ट्स। ठीक है, मतलब यूएसए बहुत ज्यादा इंपोर्ट कर रहा है चाइना से और चाइना को बहुत कम एक्सपोर्ट कर रहा है। मतलब यूएसए चीजें खरीद ज्यादा रहा है चाइना से और चाइना को कम चीजें बेच रहा है। एक तरह से नेट आउटफ्लो ऑफ मनी चाइना में जा रहा है। ठीक है, अब जब डोनाल्ड ट्रंप आया ना, तो 2018 में उसको यह मुद्दा बड़ा खराब लगा कि यार यूएसए कम सामान बेच पाता है चाइना को, और चाइना हमें को बहुत ज्यादा सामान बेच रहा है, हमें तो ट्रेड डेफिसिट हो रहा है बहुत ज्यादा। ठीक है, नाउ इस पे ना यूएसए ने चाइना को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। जनरली आप सोच रहे होगे तो फिर ठीक है, चाइना अच्छा बेचता होगा सामान तभी यूएसए ज्यादा खरीद रहा है, तो ट्रेड डेफिसिट यूएसए की गलती होगी। यूएसए कहता है ऐसा नहीं है, चाइना ना अपनी डोमेस्टिक मार्केट को ऐसे मैनिपुलेट करता है कि उसके प्रोडक्ट बहुत ही सस्ते हो जाते हैं। राइट, चाइना अपने प्रोडक्ट बहुत ही सस्ते करके बेचता है यूएसए में। इससे क्या होता है, वो प्रोडक्ट अगर यूएसए में बन रहे होंगे तो अब चाइनीज प्रोडक्ट के प्राइस कम होने की वजह से वो उसे मार्केट से निकाल देंगे। लेट्स सपोज ये पेन चाइना में बन रहा है तो सस्ता है, यूएसए में बन रहा है तो महंगा है, तो अब चाइनीज पेन ही बिकेंगे। राइट, तो यूएसए कहता है चाइना मार्केट को मैनिपुलेट कर रहा है, इसलिए ट्रेड डेफिसिट ज्यादा है। तो यूएसए ने 2018 में पता क्या डिसाइड करा, काफी हद तक जितने भी मोस्टली जो चाइनीज प्रोडक्ट्स है ना, उन पे इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी, और बहुत भारी भरकम इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी। इंपोर्ट ड्यूटी क्या होता है, चाइना से इंपोर्टेड जो गुड होगा उस पर टैक्स लगेगा। अब उस पर टैक्स लगेगा तो उसका प्राइस बढ़ जाएगा यूएसए में। यूएसए में अगर उस गुड का प्राइस बढ़ जाएगा तो डिमांड उस गुड की कम हो जाएगी। तो यूएसए सोच रहा था इससे हम ट्रेड डेफिसिट कम कर देंगे। नाउ चाइना को इससे प्रॉब्लम हुई, चाइना ने यूएसए के प्रोडक्ट्स पे टैरिफ लगा दिया। राइट, चाइना ने यूएसए के प्रोडक्ट्स पे ड्यूटी लगा दी, तो दोनों के बीच में वॉर सा शुरू हो गया, जिसे हम कहते हैं ट्रेड वॉर। ठीक है, अब इन दोनों ने ना सॉल्व करने की कोशिश करी थी ट्रेड वॉर, कोई डील करने की सोची थी। उस डील का ना फेज 1 हो चुका था, जिसे हम कहते हैं फेज 1 डील। फेज 1 डील हो चुकी है, ठीक है, और हो चुकी थी कोरोना वायरस से पहले। फेज 1 डील के दोनों ना टैरिफ्स कम करने शुरू, इंपोर्ट ड्यूटी एक दूसरे पे लगाना कम करेंगे, बट बीच में कोरोना आ गया और यूएसए ने चाइना को ब्लेम करना शुरू कर दिया कोरोना के चक्कर में, और अब रिलेशंस इतने खराब हो गए कि लगता है कि फेज 1 जो डील इनकी आई थी ना बीच में कि यार ये जो हम एक दूसरे पे इंपोर्ट ड्यूटी लगा रहे हैं उसे कम करते हैं, ये डील भी अब साइड पे जाएगी।
ठीक है, तो ट्रेड को लेके टेंशंस हैं और ज्यादातर टेंशन पता है किस चीज में है? इसी पे ही है, ट्रेड डेफिसिट। यूएसए कहता है चाइना हमारे प्रोडक्ट्स अब खुद खरीदता नहीं है और अपने प्रोडक्ट्स पूरी दुनिया को बेच रहा है। राइट, क्लियर? अच्छा, ट्रेड के साथ साथ ना हम एक और चीज देख लेते हैं, इनका इकोनॉमिक कंपटीशन भी है। यूएसए किसी कंट्री से अगर डरता है ना, डरता मतलब यूएसए अगर किसी कंट्री को एनिमी मानता है ना, तो वो पता किस लिए मानता है? अगर वो कंट्री इकोनॉमिकली राइज कर रही है। यूएसए को इकोनॉमी से बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। यूएसए सिर्फ इकोनॉमी, पैसे के बारे में सोचता है। अगर यूएसए को लगता है कि चाइनीज इकोनॉमी बहुत ज्यादा बढ़ रही है और कंपटीशन पोज कर सकती है अमेरिकन इकोनॉमी को, तो यूएसए हरकत लेगा चाइना के खिलाफ। हो पता क्या रहा है? बहुत सारी बड़ी बड़ी ऐसी चाइनीज कंपनी है जो यूएसए की कंपनीज को बीट कर रही है। चाइना में जो इंजीनियर्स वगैरह नहीं होते, चाइना में जो यूथ होता है, उनमें ना एक फ्रेज फेमस है, उनमें एक वर्ड फेमस है जिसे हम कहते हैं बैट। जितने भी चाइनीज ग्रेजुएट होते हैं ना, वो इन कंपनीज में जॉब लगवाने की कोशिश करते हैं। 3 सबसे बड़ी फेमस कंपनीज है चाइना की। बी से है बाइडू, ये है चाइना का सर्च इंजन। पता है आपको चाइना में गूगल बैन है, ठीक है। ए का मतलब है अलीबाबा। अलीबाबा क्या है? Amazon का काउंटर पार्ट है, मतलब अलीबाबा बहुत बड़ा ई कॉमर्स जायंट है। और ये टी से है टेनेसेंट, ये इनका पेटीएम है। स्टार्ट हुआ था, ये गेमिंग ऐप थी, ये गेम्स खेलते थे इस पे, पर ये सुपर ऐप है, इससे आप पेमेंट भी कर सकते हो, सामान भी खरीद सकते हो, सब कुछ। तो ये जो 3 कंपनीज है ना, ये पता कितनी बड़ी होगी है? जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, ये टेनेसेंट और अलीबाबा की वैल्यूएशन, इंडिविजुअल वैल्यूएशन है $700 बिलियन, बिलियन विद अ ब, ठीक है। $700 बिलियन की अलीबाबा है और उतनी ही टेनेसेंट है, ठीक है। अब $700 बिलियन कितना होता है? जस्ट टू पुट थिंग्स इन पर्सपेक्टिव, $1 बिलियन इज इक्वल टू 7,000 करोड़ रुपीज अप्रोक्सीमेटली। तो 700 बिलियन, 700 से उसे मल्टीप्लाई कर लो, 7,000 करोड़ को 700 से मल्टीप्लाई कर लो, आपको मिल जाएगा अलीबाबा की कुल औकात, वर्थ, टेनेसेंट की कुल वर्थ, ठीक है। और ये सिर्फ 2 कंपनीज नहीं है, आपने सुना होगा टिकटॉक। टिकटॉक एक कंपनी का है, बाइट डांस। बाइट डांस की अभी रिसेंटली वैल्यूएशन लगाई थी $350 बिलियन। 2020 के पहले क्वार्टर में ना टिकटॉक ने ज्यादा डाउनलोड्स करे हैं एज कंपेयर टू स्नैपचैट जो यूएसए का है। चाइना की बड़ी बड़ी टेक कंपनीज ना बीट कर रही हैं यूएसए की कंपनीज को। इसीलिए इकोनॉमी में जब यूएसए को बीट हो रहा होता है ना यूएसए, तो यूएसए एकदम से वॉन हो जाता है। यूएसए को लगता है अब इस चीज को रोकना पड़ेगा, तो यूएसए सारे साम दाम दंड भेद हर जगह से पंगे लेने शुरू कर देता है, क्योंकि उसे अब चाइना से थ्रेट है, और खासकर चाइनीज इकोनॉमी से। खैर इसका मतलब ये नहीं है कि चाइना दूध का धुला हुआ है, चाइना कुछ नहीं कर रहा है, यूएसए ही जान के पंगे ले रहा है। वो चीज आपको समझ आएगी टेक्नोलॉजी में। यूएसए को प्रॉब्लम है चाइनीज टेक्नोलॉजी से भी। यूएसए कहता है कि चाइनीज कंपनीज ना यूएसए की टेक्नोलॉजी चुराते हैं, यूएसए की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी चुराते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, आइडियाज, और फिर अपनी कंपनीज में यूज करते हैं और अपनी कंपनीज बढ़ा लेते हैं। कुछ कंपनीज की ना जो प्रोप्राइटरी इंफॉर्मेशन होती है, प्रोप्राइटरी इंफॉर्मेशन मतलब सीक्रेट नॉलेज होती है, जैसे पेप्सी है ना, जैसे कोको कोला है। अब कोको कोला कैसे बनेगा, उसका फ्लेवर क्या होगा, मतलब कोको कोला को बनाना कैसा है, ये सीक्रेट नॉलेज है, ये किसी से शेयर नहीं होगी। वैसे ही हर कंपनी की सीक्रेट नॉलेज होती है, सीक्रेट टेक्नोलॉजी होती है। चाइनीज कंपनी इकोनॉमिक एस्पियोनाज के थ्रू उनकी सीक्रेट टेक्नोलॉजी जान रहे हैं और अपनी कंपनीज में यूज कर रहे हैं और अपनी कंपनीज को बढ़ा रहे हैं। एक तो ये प्रॉब्लम है। यूएसए कहता है चाइना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट कर रहा है। अच्छा, दूसरा मुद्दा पता है इन्हें किससे है? हुआवे से। हुआवे एक चाइनीज टेलीकॉम कंपनी है जो टेलीकॉम इक्विपमेंट बनाती है और फोन्स बनाती है, ठीक है। अब यूएसए ये कहता है कि ये जो चाइनीज मोबाइल टेलीकॉम कंपनी है ना, ये जो सामान हार्डवेयर बेच रही है, इसमें ना सर्वेलेंस चिप लगा रही है, ताकि जिन जिन कंट्रीज में ये हुआवे के फोन्स या हुआवे के टेलीकॉम इक्विपमेंट लगेगा, उन कंट्रीज में सर्वेलेंस कर सके चाइना। ये यूएसए का एलिगेशन है। आपको पता है हुआवे वाज लीडिंग, मतलब अभी तक हुआवे लीड कर रहा था कंट्रीज के लिए 5G नेटवर्क बनाने में। 5G नेटवर्क की बात चल रही है।
5G नेटवर्क बनवाने के लिए, 5G नेटवर्क बनाने के लिए आपको कुछ हार्डवेयर चाहिए बिछाने के लिए, उसमें हुआवे डील कर रहा था, क्योंकि वर्ल्ड में ना हुआवे सबसे सस्ता दे रहा था 5G नेटवर्क। हुआवे दे रहा था, एक कंपनी है एरिक्सन और नोकिया, ये दोनों दे रहे थे। नोकिया सिर्फ फोन नहीं बनाता, नेटवर्क के इक्विपमेंट भी बनाता है। तो नोकिया और एरिक्सन थे और हुआवे था। हुआवे सस्ता दे रहा था, सारी कंट्रीज उसे यूज कर रही थी, बट बाद में यूएस से बोलता है कि ये ना सर्वेलेंस करेंगे अगर इनसे आप 5G लगवा लोगे। तो बहुत सारी कंट्रीज ने ना मना करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो हुआवे को लेके इनके बीच में काफी वो हो रहा है, ठीक है। और अभी रिसेंटली ना यूएसए वर्सेस हुआवे हो रखा है। कनाडा में ना डिटेन करा हुआ है हुआवे की सीटीओ को, चीफ टेक्निकल ऑफिसर को, ठीक है। किन चार्जेस पे डिटेन करा हुआ है? यही एस्पियोनाज वाले चार्जेस हैं। प्लस एक ये है कि जब हमने ईरान पे सैंक्शंस लगाई हुई थी तो आप ईरान से डील क्यों कर रहे थे? हुआवे पे इल्जाम है कि वो ईरान के साथ काफी क्लोज हो गया था। खैर, डिटेन करी हुई है और यूएस से कह रहा है हम इसे अरेस्ट करेंगे, हुआवे की सीटीओ को, चीफ टेक्निकल ऑफिसर। क्लियर? और इंग्लैंड ने, यूके ने यूएसए की बात मान के ना, पहले हुआवे को इंग्लैंड ने दे रखा था 5G बनाने का कॉन्ट्रैक्ट, पर अब इंग्लैंड ने यूएसए की बात मान के उसे हटा दिया है। तो इन दोनों के बीच में काफी ज्यादा मुद्दे हो रहे हैं, यूएसए और हुआवे के बीच में टेक्नोलॉजी को लेके मुद्दा है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं जियोपॉलिटिकल पे। जियोपॉलिटिकल में क्या है भाई? आपको जैसे पता होगा कई जगहों पे दोनों के बीच में वो चल रहा है। एक तो साउथ चाइना सी में प्रॉब्लम चल रही है। साउथ चाइना सी में चाइना ना कुछ साउथ चाइना सी के कुछ एरियाज पे ना अपना सॉवरेनिटी वो कर रहा है, क्लेम कर रहा है कि ये मेरा एरिया है, ये मेरा एरिया है। नाउ साउथ चाइना सी सेंसिटिव पता क्यों है? क्योंकि इसमें से ना साउथ चाइना सी में बहुत सारे सी रूट्स निकलते हैं जहां से शिप्स गुजरती हैं, और शिप्स किस लिए गुजरती हैं? इंटरनेशनल ट्रेड के लिए। तो ये बड़ा सेंसिटिव एरिया है, बिकॉज ग्लोबल सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन, शिपिंग रूट्स बहुत सारे इसमें से निकलते हैं। अगर इस एरिया के किसी भी छोटे चंक पे, अगर इस एरिया पे चाइना ने अपना कब्जा कर लिया तो ये शिपिंग लेन्स भी चाइना के कब्जे में हो जाएंगी। डोंट यू थिंक चाइना इन जो शिपिंग लेन्स है इस पे अपना कंट्रोल जाहिर करेगा? डोंट यू थिंक जिन कंट्रीज का ट्रेड इस एरिया से होता है वो थ्रेटेंड फील करेंगी? अब यूएसए और साउथ ईस्ट एशिया, आसियान कंट्रीज है ना, जैसे थाईलैंड हो गया, ताइवान हो गया, आपकी मलेशिया हो गया, राइट, वियतनाम हो गया, इनका और यूएसए का ट्रेड साउथ चाइना सी से होता है। नाउ अगर साउथ चाइना सी पे चाइना कब्जा कर लेता है तो यूएसए को थ्रेट है, प्लस अगर साउथ चाइना सी पे चाइना कब्जा कर लेता है तो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, आसियान कंट्रीज को भी थ्रेट है जो अमेरिका के एलाइज हैं, राइट। इसीलिए ना रिसेंटली यूएसए के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे माइक पोम्पेयो, उन्होंने कहा था कि चाइनीज एक्शंस इन साउथ चाइना सी आर इलीगल, ठीक है। दूसरा, दोनों के बीच में जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट पता क्या है? चाइना स्टार्ट कर रहा है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, सिल्क रोड इनिशिएटिव। अब उसमें चाइना एक तो यूरेशियन कॉन्टिनेंट पे, मतलब जो एशिया और यूरोप वाला कॉन्टिनेंट है, एक तो रोड बना रहा है और एक ओशियानिक सिल्क रोड बना रहा है। मतलब एक जाएगा रोड से और जो ओशन है वहां से जाएगा, मतलब पोर्ट्स बना रहा है चाइना। इंडियन ओशन के अराउंड बहुत सारी जगहों पे पोर्ट्स बना रहा है जहां पे ग्लोबल सी लेन्स हैं उन पे कब्जा करेगा, राइट। तो चाइना इंडियन ओशन रीजन पे भी कब्जा करने की कोशिश कर रहा है और जो यूरेशियन लैंड मास है उस पे भी कर रहा है। नाउ ये जो चीज है ना, इसको काउंटर करने के लिए यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया ने निकाली है अपनी खुद की इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी, ठीक है। तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो चाइना का है वर्सेस इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी जो है अपने जापान, यूएसए, इंडिया का। अब कोशिश पता क्या कर रहे हैं इससे कि चाइना जो सी रीजन है, इंडियन ओशन रीजन है उसमें अपनी प्रेजेंस बढ़ा रहा है। उसकी प्रेजेंस को काउंटर करने के लिए इंडिया शुड कोलैबोरेट विद यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया, सो दैट चाइना की हेजेमनी ना बढ़े इंडियन ओशन रीजन में। तो इन दोनों के बीच में कॉन्टेस्ट चल रहा है बीआरआई वर्सेस इंडो पैसिफिक, ठीक है। एक तो ये चीज है इंडो पैसिफिक, आपको पता है ना, जब चाइना साउथ चाइना सी पे क्लेम ले कर रहा था तब यूएसए, जापान और इंडिया ने स्ट्रैटेजी निकाली थी फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक। ये एक तरह से ना टॉन्ट मारा था चाइना को कि चाइना खुद तो कब्जे पा रहा है और यूएसए, जापान और इंडिया कह रहे हैं कि ये फ्री होना चाहिए, लॉ बेस्ड ऑर्डर होना चाहिए, रूल्स बेस्ड ऑर्डर होना चाहिए। तो
इंडियन ओशन रीजन में एक प्रॉब्लम हो रही है, साउथ चाइना में हो रही है, देन गल्फ रीजन में प्रॉब्लम हो रही है, यूएसए के कुछ एलाइज हैं, चाइना के हैं, और बहुत सारे जियोपॉलिटिकल इश्यूज हैं जहां पे दोनों के बीच में टिफ चल रहा है। ठीक है, साउथ चाइना सी और इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी तो एक चीज है, राइट? आपने सुने होंगे ये टर्म्स कि एक है क्वाड। क्वाड क्या है? इंडो पैसिफिक जो रीजन है, इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन, उसमें ना ये अपना एक अलायंस बना लें, यूएसए, जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया। ये लोग जब अपना अलायंस बना लेंगे, ये नेवल कोऑपरेशन करेंगे, नेवीज की इनकी कोऑपरेशन होगी, और चाइना इसको बड़ी थ्रेट की नजर से देखता है। चाइना को लगता है ये जो क्वाड है ना, ये यूएसए की चाइना कंटेनमेंट स्ट्रैटेजी है कि चाइना को काउंटर करने के लिए क्वाड बना रहे हैं। तो जियोपॉलिटिकली ना ये जो इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन वाला रीजन है, वहां पे लड़ाई चल ही रही है। ठीक है जी, चलो अब हम आ जाते हैं ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स में क्या मुद्दा चल रहा है आपको पता होगा, दो इश्यूज में लिख देता हूं। ठीक है, ह्यूमन राइट्स में एक तो हांगकांग का इशू चल रहा है, यूएसए कह रहा है कि चाइना हांगकांग वालों के ह्यूमन राइट्स वायलेट कर रहा है, फ्रीडम ऑफ प्रोटेस्ट, फ्रीडम ऑफ स्पीच कर्ब कर रहा है। दूसरा, जिंजियांग रीजन में जो यूगर मुस्लिम्स हैं, इन जिंजियांग रीजन आपने सुना होगा, चाइना का एक प्रोविंस है जिंजियांग, वहां पे मुस्लिम्स रहते हैं। चाइना ने ना 1 मिलियन के आसपास मुस्लिम्स को लेबर कैंप्स में डाला हुआ है, और बहुत सारे लोग, जर्नलिस्ट ये कहते हैं कि चाइना वहां पे ह्यूमन राइट्स वायलेशन कर रहा है, जबरदस्ती से धर्म परिवर्तन भी करा रहा है, जबरदस्ती से मुस्लिम से उनके रिलीजन भी छुड़वा रहे हैं। ठीक है, काफी ज्यादा ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है जस्ट बिकॉज इनका रिलीजन इस्लाम है। ठीक है, तो इस बेसिस पे यूएसए कह रहा है कि चाइना ह्यूमन राइट्स वायलेशन कर रहा है। तीसरा, चाइना को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि जो यूएसए है ना, वो दलाई लामा के क्लोज हो रहा है। ठीक है, अब दलाई लामा क्या डिमांड कर रहे हैं, दलाई लामा एंड हिज फॉलोअर्स, कि तिब्बत को चाइना के कंट्रोल से हटाया जाए, तिब्बत को फ्री करा जाए। दलाई लामा इज द स्पिरिचुअल एंड पॉलिटिकल लीडर, स्पिरिचुअल लीडर ऑफ द एंटायर तिब्बत। प्लस एक मुद्दा पता है क्या चल रहा है, अभी रिसेंटली चाइना ने कहा है कि हमें हक है दलाई लामा के सक्सेसर को चूज करने का। ठीक है, पंचम लामा होता है जो सक्सीड करेगा दलाई लामा को। जब इन दलाई लामा, जिनकी अब एज 85 हो रखी है, अगर इनकी डेथ होती है तो अब नया दलाई लामा कौन बनेगा? ठीक है, चाइना कहता है हमने ढूंढ लिया है, क्लियर, बट इंडिया कहता है और दलाई लामा कहता है कि मेरा सक्सेसर चूज करने का हक मुझे है। अभी रिसेंटली यूएसए ने कहा है कि हाँ दलाई लामा कोई है, चाइना जो लामा बनाएगा उसमें नहीं मानेगा कोई। ठीक है, तो ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन की बात है। अच्छा, मिसलेनियस में क्या है, अभी रिसेंटली यूएसए ने ना कई चाइनीज जर्नलिस्ट को बोला है, जो कुछ चाइना की न्यूज ऑर्गेनाइजेशंस है ना जो अमेरिका में काम करती हैं, अमेरिका में जिनके ऑफिसेज हैं, यूएसए ने बोला है कि वहां पे चाइनीज सिटीजन्स कम ही हो सकते हैं, आपको अमेरिकन सिटीजन्स ही रखने पड़ेंगे। अब इस बात पे गुस्सा होकर चाइना ने कई अमेरिकन जर्नलिस्ट को चाइना से निकाल दिया है। वो टाइम न्यूयॉर्कर के थे, न्यूयॉर्क टाइम्स के, वॉशिंगटन पोस्ट के, ये जो अमेरिकन मीडिया हाउसेज हैं, इनके जर्नलिस्ट चाइना में थे, चाइना ने उन्हें बाहर निकाल दिया। तो मीडिया वाले एरिया में भी, इन एरियाज में भी लड़ाई चल रही है। ऑलराइट, तो आप देख सकते हो मल्टी डायमेंशनल कोल्ड वॉर चल रहा है इनके बीच में। ठीक है, ऊपर से अभी रिसेंटली यूएसए ने एक और चीज कर दी। माइक पॉम्पेयो है यूएसए के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, देखना उन्होंने क्या किया है। Recently, the US Secretary of State Mike Pompeo laid out 2 definitive propositions on China. Number 1, अभी माइक पोम्पेयो ने 2 चीजें बोली हैं चाइना के बारे में, यूएसए की चाइना पॉलिसी के बारे में, 2 चीजें जिससे वो बता रहे हैं कि पूरा शिफ्ट आ जाएगा, स्ट्रेटेजिक शिफ्ट। 5 decades of US engagement with China have arrived at a dead end. ये कह रहे हैं कि 1979 से लेके अब तक हम चाइना से एंगेज कर रहे हैं, पर उस एंगेजमेंट का कोई फायदा नहीं हुआ। वो एंगेजमेंट बस अब उसका रास्ता खत्म हो गया, इट हैज रीच्ड डेड एंड, खत्म हो गई है वो। प्लस यूएस कांट एड्रेस चाइना चैलेंज अलोन। अब माइक पोम्पेयो कह रहे हैं सिर्फ यूएसए का काम नहीं है चाइना से लड़ने का या चाइना के चैलेंज को रिपेल करने का। इट्स टाइम फॉर अ न्यू ग्रुपिंग ऑफ लाइक माइंडेड नेशंस, अ न्यू अलायंस ऑफ डेमोक्रेसीज। माइक पोम्पेयो ने अभी रिसेंटली स्पीच में कहा था कि जितनी भी फ्री डेमोक्रेसीज है ना, उन्हें एक साथ आ जाना चाहिए और उन्हें एक एंटी चाइना ग्रुप बनाना चाहिए। राइट? अच्छा, इन्होंने एक और चीज कही है,
चाइना में ना फ्रीडम एक्टिविस्ट हैं, बहुत सारे चाइना के ना कुछ ऐसे एक्टिविस्ट थे जो डेमोक्रेसी चाहते हैं, ठीक है, बट चाइनीज गवर्नमेंट उनके बहुत एंटी है तो उन्हें चाइना छोड़ना पड़ा। तो माइक पोम्पेयो जहां ये गैदरिंग कर रहे थे ना, जहां माइक पोम्पेयो बोल रहे थे, ऑडियंस में 2 चाइना के एक्टिविस्ट बैठे थे जो अब चाइना में वेलकम नहीं है, चाइना में एंटर नहीं कर सकते। वाइल एड्रेसिंग चाइना Mike Pompeo also welcomed 2 well-known Chinese democracy activists in the audience. एक है वैंग डैन, ये वो थे जिन्होंने तियानमन स्क्वायर का जो मैसेकर हुआ था जब 1989 में कई स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट करा था चाइनीज गवर्नमेंट के खिलाफ कि हमें डेमोक्रेसी चाहिए, तो उस टाइम पे चाइनीज गवर्नमेंट ने टैंक चढ़वा दिए थे उन पे, ठीक है। उस टाइम के प्रोटेस्टर वैंग डैन पहुंचे हुए थे इस गैदरिंग में माइक पोम्पेयो की, और वी जिनशेंग पहुंचे हुए थे। वी जिनशेंग थे वही तियानमन स्क्वायर से कुछ साल पहले डेमोक्रेसी के एक्टिविस्ट थे। खैर, इनके नाम इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। एक नई डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है, आपको पता है अब ना माइक पोम्पेयो ने और यूएसए ने क्या शुरू कर दिया है, अब वो ना शी जिनपिंग को प्रेसिडेंट ऑफ चाइना नहीं कहते, अब वो जनरल सेक्रेटरी ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी कहते हैं। ऐसे नहीं कहते प्रेसिडेंट जी, वो कहते हैं जनरल सेक्रेटरी जी। और अब जब भी वो चाइना का नाम लेते हैं ना, वो चाइना नहीं कहते, वो कहते हैं कम्युनिस्ट, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी रिजीम, ठीक है। देखना, while addressing China, Mike Pompeo used the word CCP regime, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी रिजीम। अब ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया बोले कि चाइना इज बिकमिंग स्ट्रांग, नरेंद्र मोदी जी बोले कि चाइना इज अटेम्प्टिंग टू टेक ओवर इंडियाज टेरिटरी, राइट, ये बोल रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। मान लो अगले दिन नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी इज ट्राइंग टू टेक ओवर इंडियन टेरिटरी। अब इन दोनों बातों में फर्क क्या है? इन दोनों बातों से फर्क यह पड़ता है कि यूएसए ये कहना चाहता है कि हमें चाइना के लोगों से प्रॉब्लम नहीं है, हमें चाइना से प्रॉब्लम नहीं है, इनकी रूलिंग पार्टी से प्रॉब्लम है, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से प्रॉब्लम है। इसलिए जब भी वो नेगेटिव टर्म्स में बोलेंगे ना चाइना के बारे में, तो ये वर्ड यूज करेंगे। और हमेशा अब शी जिनपिंग को प्रेसिडेंट नहीं कहेंगे, जनरल सेक्रेटरी कहेंगे। ये भी एक नया टैक्टिक लगाया जिससे पता चलता है कि इन दोनों के बीच में लड़ाई कितनी ज्यादा डीप हो चुकी है। अब हम आ जाते हैं दूसरे इशू पे जो है द हांगकांग इशू, ठीक है। इस पे इंडियन एक्सप्रेस में ही 2 आर्टिकल्स आए हैं। एक, ट्रम्प साइंस इनटू लॉ हांगकांग ऑटोनॉमी एक्ट सस्पेंड स्पेशल प्रिविलेजेस। दूसरा, हाउ चाइना इज सीकिंग मोर कंट्रोल ऑन हांगकांग, ठीक है। अब चाइना कैसे अपनी पकड़ और ज्यादा गहरी करता जा रहा है हांगकांग में, क्लियर। ये दोनों न्यूज को देखेंगे, बट इससे पहले ना आपको थोड़ा बहुत बैकग्राउंड पता होना चाहिए चाइना और हांगकांग का, ठीक है। चलो, अब जो हांगकांग है ना आपका, वो ना शुरू से काफी टाइम से ब्रिटिश कॉलोनी है, यूके की कॉलोनी था, ठीक है। अब ना 1949 में चाइना इंडिपेंडेंट हो जाता है। इंडिपेंडेंट का मतलब, इंडिपेंडेंट तो था ही, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी सीसीपी का कंट्रोल आ जाता है और चाइना बन जाता है, ठीक है ना। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी तो मेनलैंड चाइना पे आ जाती है, हांगकांग अभी भी यूके के पास होता है। तो ये जो चाइना है ना, ये काफी टाइम से ना बोलता रहता है कि हमें हमारी टेरिटरी वापस करो, यूके को बोलता रहता है कि हमें हमारी टेरिटरी वापस करो, वापस करो, वापस करो, वापस करो, क्लियर। अब यूके ना 1984 में डिसाइड कर लेता है कि हम इवेंचुअली थोड़े टाइम में हांगकांग वापस कर देंगे चाइना को। बट जब जैसे ही यूके ये डिसीजन लेता है ना, 1984 से ही पहले ले लेते हैं, बट जैसे ही यूके ये डिसीजन लेता है ना, बहुत सारे हांगकांगर्स मना कर देते हैं। हांगकांगर्स क्यों मना करते हैं चाइना से मिलने के लिए? नाउ, बहुत सारे हांगकांगर्स ये कहते हैं कि यूके ने ना यहां पे हांगकांग में अच्छा सिस्टम बना दिया था, सिविक लिबर्टीज दे दी थी, सिविक लिबर्टीज होगी, ठीक है, फ्रीडम्स दे दी थी बहुत सारी, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दे दिया, ठीक है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी दे दी, फंडामेंटल राइट्स नहीं होते जैसे ह्यूमन राइट्स वगैरह, वो दे दिए थे। यहां पे यूके ने ये सारे सिस्टम सेट कर दिए। प्लस यूके ने हांगकांग को ना एक बहुत ही इकोनॉमिकली एडवांस सिटी स्टेट बना दिया था। एक शहर ही है ना हांगकांग, यूके ने इसे इकोनॉमिकली एडवांस बना दिया था, बिकॉज यूके तो यहां पे कैपिटलिज्म लेके आएगा। ऑन दी अदर हैंड जो चाइना था वो तो कम्युनिस्ट था, चाइना कम्युनिस्ट था, प्लस चाइना में ये सारी फ्रीडम्स नहीं थी। तो बहुत सारे हांगकांग के लोग कह रहे थे कि यार फिर हमारी ये फ्रीडम्स चली जाएंगी, ठीक है। और यूके ने भी ये जो मुद्दा है चाइना के साथ रखा। फिर चाइना और यूके का ना अग्रीमेंट हुआ, डील हुई।
यूके कहता है चाइना को कि हम आपको हैंड ओवर कर देंगे ये टेरिटरी, ठीक है, बस आपको ये इंश्योर करना है कि ये जो हांगकांग है ना, इनकी बेसिक फ्रीडम, सिविल राइट्स, इंडिपेंडेंट जुडिशरी का ख्याल रखा जाएगा, ठीक है। अब चाइना का क्या सिस्टम है? चाइना का ये सिस्टम है कि चाइना में तो कोई इंडिपेंडेंट जुडिशरी नहीं है, चाइना में कोई बेसिक फ्रीडम जैसी चीज नहीं है, वो तो कम्युनिस्ट है। बट यूके ने कहा है अगर हांगकांग में आप ये बेसिक फ्रीडम्स दोगे तभी हम चाइना का पार्ट बनाएंगे। चाइना कह देता है ठीक है, चाइना कहता है हमारा ना ये वाला सिस्टम होगा, वन कंट्री टू सिस्टम्स, वन कंट्री टू सिस्टम्स का सिनारियो होगा। जैसे कि इंडिया ने J&K को ऑटोनॉमी दे रखी थी, कई कंट्रीज कुछ सेंसिटिव स्टेट्स को ऑटोनॉमस स्टेटस नहीं दे देते कि बाकी कंट्रीज के लॉज उस स्टेट पे नहीं लगेंगे, वैसे ही चाइना ने हांगकांग को यह स्टेटस दे दिया था, वन कंट्रीज टू सिस्टम्स। ये चाइना मान गया था, ये माना था चाइना 1984 में, जिसे हम कहते हैं साइनो मींस चाइना, साइनो ब्रिटिश जॉइंट डिक्लेरेशन। साइनो ब्रिटिश जॉइंट डिक्लेरेशन हुई थी जिसमें यूके ने कहा था हम आपको टेरिटरी दे देंगे, बट आपको इंश्योर करना है कि हांगकांग का एक सेपरेट स्टेटस रहेगा, एक ऑटोनॉमस स्टेटस रहेगा, फ्रीडम्स होंगी, ठीक है। इवेंचुअली क्या होता है, 1997 में हांगकांग को आप ट्रांसफर कर देते हो चाइना पे, ठीक है। अब हांगकांग का एज प्रॉमिस चाइना कहता है हांगकांग का ना एक सेपरेट सिस्टम होगा, ऑटोनॉमस सिस्टम होगा, जिसमें हांगकांग के पास बेसिक फ्रीडम्स होंगी, वो बेसिक फ्रीडम्स जो चाइना के पास भी नहीं है, चाइना के लोगों के पास भी नहीं है, ठीक है ना। हांगकांग में क्या सिस्टम होगा, एज हम अगर डिफेंस की बात करें, मनी की बात, डिफेंस वगैरह की बात करें, मनी नहीं, डिफेंस की बात करें, नेशनल सिक्योरिटी की अगर हम बात करें, तो हांगकांग पे चाइना के लॉज चलेंगे। बट हांगकांग में बेसिक फ्रीडम्स भी प्रोटेक्ट करनी है, तो हांगकांग के लिए ना एक अलग से कॉन्स्टिट्यूशन इनैक्ट करा था जिसका नाम रखा था बेसिक लॉ। हांगकांग को गवर्न करने के लिए आपने एक अलग सा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था जिसका नाम था बेसिक लॉ, इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कह देते हैं। ठीक है ना, आपने ना ये इनैक्ट कर दिया बेसिक लॉ, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। इसके तहत हांगकांगर्स के पास कुछ बेसिक फ्रीडम्स हैं जो मेनलैंड चाइना वालों के पास नहीं है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। नाउ होता क्या है, इस बेसिक लॉ में ना एक लूप होल है, यहीं पे सारी प्रॉब्लम आ रही है। इस बेसिक लॉ में ना एक, शायद इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आर्टिकल 23 है। उस आर्टिकल 23 में यह कहा जाता है कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए हांगकांग की गवर्नमेंट एक लॉ बना सकती है। नेशनल सिक्योरिटी के लिए हांगकांग की गवर्नमेंट एक लॉ बना सकती है जिसमें कोई भी अगर चाइना की बेस जैसे सेडिशन कर रहा है, ठीक है, किसी अगर गवर्नमेंट को लगता है कि ये पर्टिकुलर सिटीजन नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ जा रहा है, सेडिशियस हो रहा है, एंटी चाइना हो रहा है, तो उसको जेल में बंद कर सकते हैं, उसको भी एक क्रिमिनल लायबिलिटी लगा सकते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल 23 कहता है कि हांगकांग की गवर्नमेंट नेशनल सिक्योरिटी लॉ लेके आए, ठीक है। और हांगकांग की गवर्नमेंट ने 2003 में ऐसा ट्राई भी करा था, बिकॉज हांगकांग में ना, आप ये ध्यान रखना कि हांगकांग को फुल डेमोक्रेसी नहीं मिली हुई, हांगकांग को ऑटोनॉमस स्टेटस दिया है। मतलब काफी हद तक तो हांगकांग के वोटर्स डिसाइड करते हैं उनका लीडर कौन होएगा, काफी हद तक चाइना डिसाइड करता है और ज्यादातर रोल चाइना का है। तो चाइना के जो लॉयलिस्ट होंगे ना, उन्हीं को ही हांगकांग के लीडरशिप पे डालेंगे वोट, ठीक है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ एग्जीक्यूटिव कहते हैं उसे, जो जैसे प्राइम मिनिस्टर हो गया ना, वैसे चीफ एग्जीक्यूटिव होता है हांगकांग का। नाउ हांगकांग की गवर्नमेंट तो थोड़ा प्रो बीजिंग स्टांस रखेगी। हांगकांग की गवर्नमेंट ने 2003 में सोचा था कि हम ये नेशनल सिक्योरिटी लॉ लेके आए, जिसमें नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे हम कई हांगकांगर्स की बेसिक फ्रीडम्स कम कर सकते हैं। जैसे ये 2003 में लॉ लाने की बात करी ना, हांगकांग में मैसिव स्ट्रीट प्रोटेस्ट हुए, मैसिव प्रोटेस्ट हुए, ठीक है, स्ट्रीट प्रोटेस्ट। इस वजह से गवर्नमेंट को बैक ट्रैक करना पड़ा। उसके बाद कई बारी हांगकांग में प्रोटेस्ट हुए हैं, हम उनके बारे में देख लेंगे ब्रीफ में थोड़ा सा, ठीक है। बट हांगकांग गवर्नमेंट ना ला नहीं पाई बिकॉज सारे लोग सड़कों पे आ जाते थे, ठीक है। अब नेशनल सिक्योरिटी लॉ तो बीजिंग चाहता है हांगकांग में आए, क्योंकि जो एंटी चाइना लोग हैं उनको अरेस्ट करना है बीजिंग ने, ठीक है ना। हांगकांग में ये तो चाहता है चाइना, पर हांगकांग गवर्नमेंट ला नहीं पा रही क्योंकि प्रेशर है। अब इसी बेसिक लॉ में ना एक लूप होल है। बेसिक लॉ में ना एक दिया हुआ एनेक्स्चर 3, ठीक है। एनेक्स्चर 3 का मतलब क्या है, जो बीजिंग है ना, मेनलैंड चाइना,
वहां का कोई लॉ अगर आप एनेक्स्चर 3 में डाल दो, ठीक है, तो वो हांगकांग पे भी एप्लीकेबल होगा। तो अब पता क्या कर रहा है चाइना का जो पार्लियामेंट है बीजिंग में, वो नेशनल सिक्योरिटी लॉ लेके आ रहा है, जिसके तहत एंटी चाइना स्टांस रखने वाले हांगकांगर्स, प्रो डेमोक्रेसी वाले हांगकांगर्स को अब अरेस्ट किया जा सकता है, ठीक है। अब ये चाइना में लॉ बन रहा है और चाइना क्या करेगा, हांगकांग की गवर्नमेंट के थ्रू इस नेशनल सिक्योरिटी लॉ जो चाइना में हुआ है, चाइनीज पार्लियामेंट में हुआ है, उसे एनेक्स्चर 3 में डलवा देगा। एनेक्स्चर 3 में जो लॉ होता है वो हांगकांग पे भी लागू होता है, इसके थ्रू बाईपास कर रहे हैं आर्टिकल 23 को एनेक्स्चर 3 से, ठीक है। अब इसी वजह से हांगकांग में बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहे हैं और इवन यूएस से बहुत गुस्सा खाया हुआ है। यूएस से कह रहा है अगर आप ऐसा करोगे, हांगकांग की फ्रीडम लोगे, तो हम आप पे सैंक्शंस लगा देंगे, राइट। ये मेन मुद्दा है। अब न्यूज देख लेते हैं। चाइना इज सीकिंग टू ब्रिंग चेंजेस इन द बेसिक लॉ। द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक लॉ क्या है? The mini constitution that defines ties between Hong Kong and Beijing. ठीक है? Now China is seeking to bring change in the basic law, signaling a fundamental change in the way highly autonomous city state कहते हैं इसे। ये एक अलग से स्टेट ही होगी, पर ये शहर है एक। Highly autonomous city state is run. ठीक है? The session of Chinese Parliament is underway. अभी चाइनीज पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, जिसमें in which the controversial national security law is being mooted. ये लॉ एनेक्ट करेगा चाइनीज पार्लियामेंट और इसे एनेक्स्चर 3 में डाल देगा, ठीक है। The new law seeks to ban treason, secession, treason मतलब देशद्रोह, secession मतलब कि वो हांगकांगर जो चाहते हैं कि हम चाइना से अलग ही हो जाएं, sedition and subversion, and could be passed without consulting the Hong Kong legislature. ठीक है, ये चीज है। अच्छा, एक चीज जो मैं बताना भूल गया, 1997 में हांगकांग हैंड ओवर कर दिया गया था चाइना को, बीजिंग को, ठीक है, विद अ प्रॉमिस कि हांगकांग के बेसिक फ्रीडम्स, हांगकांग के लोगों की बेसिक फ्रीडम्स प्रोटेक्ट करेगा चाइना, ठीक है। बट ये जो डील है ना, ये सिर्फ 50 ईयर्स के लिए है। 50 इयर्स के बाद हांगकांग कंप्लीटली चाइना का पार्ट हो जाएगा, फिर बेसिक लॉ लगाने की भी जरूरत नहीं है। तो ये जो बेसिक लॉ की अवधि है ना, टाइम पीरियड है, 50 इयर्स का है। 50 इयर्स तक ही चाइना को ये करना पड़ेगा। ये डील हुई थी यूके के साथ। ऑलराइट, चलो आगे बढ़ते हैं। बेसिक लॉ के बारे में ये दिया हुआ है, हांगकांग इज अ स्पेशली एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन दैट वाज, ये वही हम कर चुके हैं। बेसिक लॉ क्या करता है? स्पेशल स्टेटस मेंटेन करता है, वन कंट्री टू सिस्टम्स, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट इज प्रोडक्ट ऑफ द 1984 साइनो ब्रिटिश जॉइंट डिक्लेरेशन, हम कर चुके हैं, अंडर विच चाइना प्रॉमिस टू ऑनर हांगकांग्स लिबरल पॉलिसीज, सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, इंडिपेंडेंट जुडिशरी एंड इंडिविजुअल फ्रीडम्स फॉर अ पीरियड ऑफ 50 ईयर्स। ये ध्यान रखना, फ्रॉम 1997, ठीक है, ये हम डिस्कस कर ही चुके हैं। नाउ सिंस 1997 हांगकांग सिटीजंस हैव टाइम एंड अगेन प्रोटेस्टेड ऑन स्ट्रीट्स। 1997 के बाद कई ऐसे मोमेंट्स आए हैं जब हांगकांगर सड़कों पे आ गए हैं प्रोटेस्ट करने के लिए, टू प्रोटेक्ट देयर बेसिक लॉ फ्रीडम्स, विद देयर फर्स्ट मेजर प्रो डेमोक्रेसी टेकिंग प्लेस, प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट। जो हांगकांगर्स का पहला प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट था ना, वो 2003 में था, और मैंने बता दिया क्यों था। वो नेशनल सिक्योरिटी लॉ हांगकांग की गवर्नमेंट ला रही थी। अंडर 2014 over 1 lakh city residents took part in the umbrella revolution. umbrella revolution हुई थी 2014 में, जिसमें हांगकांगर्स डिमांड कर रहे थे कि और डेमोक्रेटिक फ्रीडम्स दी जाएं उन्हें, अभी कम है बेसिक लॉ के अंदर, और दी जाएं, ठीक है। उसे umbrella revolution कहते हैं, 2014 में हुई थी। बट लार्जेस्ट प्रोटेस्ट पता है कब हुआ था? लार्जेस्ट प्रोटेस्ट हुआ था पिछले साल। पिछले साल क्या हुआ था? एक ना लॉ लेके आ रहे थे हांगकांग में, जिसका नाम है एक्स्ट्रेडिशन लॉ। एक्स्ट्रेडिशन लॉ में पता है क्या होगा? अगर कोई हांगकांगर हांगकांग में चाइना का लॉ वायलेट करता है ना, मेनलैंड चाइना का, ठीक है, तो उसे हांगकांग में तो जेल हो जाएगी, बट अगर मेनलैंड चाइना चाहे तो उसे हांगकांग से ट्रांसफर किया जा सकता है बीजिंग में, मेनलैंड चाइना में। इसे कहते हैं एक्स्ट्रेडिशन। जब आपका मुजरिम किसी और कंट्री की जेल में है, आप उसे वापस एक्स्ट्राडाइट करते हो, ठीक है। ये लॉ लेके आ रहे थे। अब इससे ना डर पड़ गया था पूरे हांगकांगर्स में कि यार ऐसे तो जो एंटी चाइना स्टांस रखने वाले हांगकांगर्स हैं, सबको एक्स्ट्रेडिशन के अंडर बुला लेगा चाइना और फिर पनिश करेगा, वहां पे हांगकांग की फ्रीडम ही नहीं रहेगी। तो इस एक्स्ट्रेडिशन लॉ के अगेंस्ट पिछले साल बहुत मैसिव प्रोटेस्ट हुए थे, इतने ज्यादा हुए थे कि इन्हें वापस लेना पड़ा ये एक्स्ट्रेडिशन लॉ। और अब नया मुद्दा क्या आ रहा है? नेशनल सिक्योरिटी लॉ। और ये मैंने आपको बता ही दिया, आर्टिकल 23 है और एनेक्स्चर 3 का मुद्दा है।
ठीक है, और आगे देखते हैं हांगकांग ऑटोनॉमी एक्ट। नाउ अब है क्या, अब यूएसए सारी डेवलपमेंट्स देख रहा है ना। यूएसए ने पता क्या करा हुआ है ऑलरेडी, हांगकांग को ना चाइना से अलग प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया हुआ है। यूएसए क्या करता है कि जो मार्केट इकोनॉमीज है ना, जो फ्री मार्केट में बिलीव करती हैं, उनको प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देता है। प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मतलब उनको कस्टम ड्यूटी कम लगाता है, उन पे ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस या वीजा रिस्ट्रिक्शंस कम रखता है। ठीक है, नाउ चाइना पे कस्टम ड्यूटी अलग है, हांगकांग पे अलग है। यूएसए ने लगाई हुई थी। यूएसए ने क्या करा हुआ था कि हांगकांग पे कस्टम ड्यूटी कम होगी, चाइना पे ज्यादा होगी। चाइना के लोगों पे ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन ज्यादा होगी, हांगकांग पे कम होगी, क्योंकि यूएसए मानता था कि बिकॉज ऑफ बेसिक लॉ हांगकांग थोड़ा बेटर है, चाइना से अलग है। ठीक है, बट जब से नेशनल सिक्योरिटी लॉ आने की बात चल रही है ना, यूएसए कह रहा है फिर तो हमें ये देना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर नेशनल सिक्योरिटी लॉ आ जाता है हांगकांग इज एज गुड एज चाइना, फिर हम अलग स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों दे रहे हैं हांगकांग को, राइट? उसके तहत यूएसए ने एक तो लॉ पास किया है और एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन करा है। Recently, the US Congress has unanimously passed this act. अब Hong Kong Autonomy Act में क्या होगा? It gives the American administration new powers to hold the individuals in the entities involved in extinguishing Hong Kong's freedom accountable. वो गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन वो लोग जो गवर्नमेंट चाइनीज गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, उन ऑर्गेनाइजेशंस में जो लगी हुई हैं हांगकांग की फ्रीडम कम करने में, उनके खिलाफ पेनल्टी लगा सकते हैं अंडर दिस न्यू एक्ट। ठीक है, और डोनाल्ड ट्रंप हैज आल्सो साइंड एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर एंडिंग यूएसएस प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट। ये जो कस्टम अलग ट्रीटमेंट दे रहे थे, ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस कम करी हुई थी, ये प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट एंड कर देंगे। क्लियर? प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट फॉर हांगकांग इंक्लूडेड ट्रीटिंग हांगकांग अ सेपरेट कस्टम्स एंड ट्रैवल टेरिटरी फ्रॉम द रेस्ट ऑफ चाइना। ऑलराइट, तो ये था पूरा का पूरा हांगकांग इशू। लेट्स टेक अ लुक एट सम ऑफ द आर्टिकल्स दैट डिस्क्राइब इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, एंड दीज आर्टिकल्स एक्चुअली से दैट इंडिया शुड चेंज और कैलिब्रेट अ लिटिल देयर फॉरेन पॉलिसी। ठीक है, नाउ एक एक करके इन तीनों आर्टिकल्स को ना ब्रीफ में देखते हैं, इनका मेन मकसद क्या था। सबसे पहले देखते हैं हिंदू का आर्टिकल बाय स्टैनली जॉनी, नीडेड अ मैप फॉर इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, राइट? तो एक बार इनका आर्टिकल देख लेते हैं फटाफट से, ये कहना क्या चाह रहे हैं। नाउ ये जो आर्टिकल है ना इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, इस आर्टिकल में ना स्टैनली जॉनी दो एराज को कंपेयर करते हैं। ये जो आर्टिकल है इसमें कहते हैं कि अभी कुछ साल पहले ना इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी थी वो काफी सही चल रही थी। कुछ साल पहले इंडिया के अपने नेबरहुड में रिलेशंस अच्छे चल रहे थे, इंडिया वाज रिकॉग्नाइज्ड एज अ रीजनल पावर, काफी ऊपर जा रहा था, नेबरिंग कंट्रीज में बहुत सब सही चल रहा था। अफगानिस्तान में इंडिया ने इतनी बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट करी थी, वो ठीक लग रही थी, क्योंकि उस समय लग रहा था तालिबान आएगा नहीं। तो जो वो रजीम थी ना जो डेमोक्रेटिक रजीम थी अफगानिस्तान में, तो उससे इंडिया के रिलेशंस अच्छे थे, इंडिया अफगानिस्तान का भी सही चल रहा था, आपके अपने नेबरहुड में भी सही चल रहा था। हाँ, पाकिस्तान एक एक्सेप्शन है, बट उसके अलावा श्रीलंका, नेपाल वगैरह हर जगह आपका सब सही चल रहा था। प्लस चाइना के साथ भी इतने मुद्दे नहीं थे आपका चाइना के साथ कुछ साल पहले भी बॉर्डर डिस्प्यूट था, बट आपके और चाइना के बीच में ना एक ऐसी सी अंडरस्टैंडिंग थी कि हम बाकी इश्यूज पे कोऑपरेट करते हैं, बॉर्डर कभी बाद में सॉल्व कर लेंगे, है ना? इकोनॉमिक इश्यूज पे कोऑपरेट करते हैं, क्लाइमेट चेंज के इश्यूज पे कोऑपरेट करते हैं, इंटरनेशनल कोऑपरेशन करते हैं, अपने बीच में कोऑपरेशन बढ़ाते हैं, जो हमारे बीच प्रॉब्लम है उसे कभी बाद में देख लेंगे। इतनी अंडरस्टैंडिंग थी आपकी और चाइना में, इसलिए बॉर्डर पे ऐसे खतरनाक स्टैंड ऑफ्स नहीं होते थे। बट अभी रिसेंटली क्या हुआ है, रिसेंटली देखा जाए तो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी नीचे जाती दिख रही है। क्यों? आपका चाइना के साथ बहुत ही खतरनाक लेवल का मुद्दा हुआ है, बहुत ही खतरनाक लेवल का, आज तक का सबसे खतरनाक लेवल का मुद्दा। ठीक है, देन दूसरा, अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी होने वाली है और तालिबान इज नॉट दैट प्रो इंडिया, तो इंडिया ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स की जो इन्वेस्टमेंट करी हुई थी वो जाती हुई दिख रही है। ठीक है, तीसरा, आपके साथ ना आपकी और ईरान की छाबहार पोर्ट पे डील थी कि छाबहार पोर्ट इंडिया बनाएगा और छाबहार पोर्ट से ईरान के थ्रू इंडिया सेंट्रल एशिया जा सकता है। इंडिया को सेंट्रल एशिया जाने के लिए पाकिस्तान के थ्रू जाना पड़ता है, बट पाकिस्तान रास्ता ही नहीं देगा, तो इंडिया ने छाबहार पोर्ट बनाना था ईरान में, वहां से अफगानिस्तान जाने की सोच रहा था, टू बाईपास पाकिस्तान कंप्लीटली और फिर वहां से सेंट्रल एशिया।
ठीक है, चाबहार पोर्ट इंडिया ने बनाना था और चाबहार से जाहेदान तक एक जगह है अफगानिस्तान ईरान बॉर्डर पे, वहां रेलवे लाइन भी बनानी थी। अभी रिसेंटली न्यूज आई है कि ईरान ने वो इंडिया को उस प्रोजेक्ट से निकाल दिया है और वो रेलवे लाइन ईरान खुद ही बनाएगा। तो ईरान के साथ आपके रिलेशन खराब चल रहे हैं, ठीक है। ऊपर से नेपाल के साथ कौन सा आपकी सिचुएशन सही चल रही है? बहुत बुरी चल रही है। श्रीलंका के साथ क्या चल रहा है? श्रीलंका में थोड़ा चाइनीज टिल्ट आने लग गया, श्रीलंका थोड़ा प्रो चाइना होता जा रहा है, ठीक है। अच्छा, बांग्लादेश की बात कर लें। बांग्लादेश में अभी शेख हसीना है पावर में। शेख हसीना तो आपकी एलाय है। अभी रिसेंटली न्यूज आई थी कि पिछले 4 महीने से इंडिया की एम्बेसडर इन बांग्लादेश मिलने का कोशिश कर रही हैं शेख हसीना से, अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश कर रही हैं। 4 महीने हो गए शेख हसीना इंडियन एम्बेसडर से मिलने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि शेख हसीना चिड़ी हुई है इंडिया के सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट से, ठीक है। आपके चलो पाकिस्तान से तो हमेशा मुद्दे थे हमें, बट आपके नेबरहुड में भी प्रॉब्लम चल रही है, चाइना से भी आपके मुद्दे आ चुके हैं, ठीक है। इतनी सारी प्रॉब्लम, पूरे नेबरहुड आपका हॉस्टाइल हो चुका है ना। इसका कारण क्या है? स्टैनली जॉनी जो जिन्होंने हिंदू में आर्टिकल लिखा है ना, ये इसके 3 मेजर कारण बताते हैं। कहते हैं शायद ये मेजर रीजंस थे। एक, हम शायद बहुत ज्यादा यूएसए के पाले में चले गए, ठीक है। दूसरा, वो ये कहते हैं कि हमने अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को मिक्स करने की कोशिश करी है हमारी इंटरनेशनल पॉलिसी में, हमारी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को। और तीसरा, वो कहते हैं ह्यूब्रिस। ह्यूब्रिस का मतलब होता है एक्सट्रीम सेल्फ कॉन्फिडेंस, कई बार ओवर कॉन्फिडेंस कि मैं तो बहुत ही खतरनाक हूं। जब कंट्रीज को एक्सट्रीम सेल्फ कॉन्फिडेंस हो जाता है ना, ह्यूब्रिस वाली सिचुएशन आ जाती है, तो एक्सट्रीम नेशनलिज्म भी होता है। कई बार इसी एरोगेंस में आप कई गलत स्टेप्स भी ले लेते हो। तो स्टैनली जॉनी कहते हैं एक तो आप में एरोगेंस है जो मतलब इतनी होनी नहीं चाहिए, क्योंकि जैसे नेपाल के साथ जो ट्रीटमेंट करा था ना इंडिया ने, मधेसी का जो चल रहा था मुद्दा जब कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस था, वो ह्यूब्रिस से ही आया था। नेपाल एलेज करता है कि इंडिया ना बिग ब्रदरली ट्रीटमेंट रखता है नेपाल के साथ, ठीक है। तो वो ह्यूब्रिस का ही था। डोमेस्टिक पॉलिटिक्स वाले मुद्दे देखते हैं, यूएसए वाले मुद्दे देखते हैं। उन्होंने स्टैनली जॉनी ने एग्जाम्पल क्या दिए हैं? स्टैनली जॉनी ने कहा है कि ना जो चाबहार पोर्ट वाला आपका सिस्टम है, चाबहार पोर्ट बनाना ईरान में, वो 2003 से है, ठीक है। 2003 से चल रहा है वो मुद्दा। 2003 से 2020 आ गया, आपसे अभी तक चाबहार पोर्ट नहीं बना। और आपने चाहा पता है क्या था कि ना आप चाबहार पोर्ट से एक रेलवे लाइन बनाओ जाहेदान। जाहेदान ना ईरान में एक जगह है जो बॉर्डर पे लाई करती है ईरान और अफगानिस्तान के, ठीक है। फिर जाहेदान से एक लाइन बिछेगी जरंज, जरंज अफगानिस्तान में जगह है। अच्छा, जरंज से दिलाराम एक जगह है, वहां तक रोड बनानी है। आप ना पूरे चाबहार से अफगानिस्तान में घुस के सेंट्रल एशिया जाना चाहते हो। ये आपका प्रोजेक्ट 2003 से चल रहा है। ईरान आपको इनवाइट करी जा रहा है, पर इंडिया शुरू में तो एक्टिव हो गया, फिर उसके बाद इंडिया स्लो डाउन कर गया। अब इंडिया स्लो डाउन क्यों कर गया? क्योंकि यूएसए ना, जब इंडिया यूएसए की न्यूक्लियर डील होगी उसके बाद प्रो यूएसए हो गया इंडिया का टिल्ट। यूएसए काफी एंटी ईरान चल रहा था, ईरान पे सैंक्शंस लगाए हुए थे क्योंकि यूएसए को लगता था ईरान न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा है। तो इंडिया भी स्लो हो गया सैंक्शंस के डर से। फिर यही सैंक्शंस ना 2015 में लिफ्ट हो जाते हैं। ईरान और वेस्टर्न पावर्स की न्यूक्लियर डील हो जाती है जिसमें वो सैंक्शंस हट जाते हैं। जब सैंक्शंस हट जाते हैं तो फिर इंडिया पहुंच जाता है, चाबहार पे तेजी से काम होने लग जाता है, इन दोनों के बीच में ट्रेड बहुत होने लग जाता है, इंडिया ईरान से ऑयल बहुत इंपोर्ट करने लग जाता है, ठीक है। 2015 के बाद फिर ठीक हो जाता है। मतलब प्रधानमंत्री मोदी तेहरान जाते हैं, हसन रूहानी से मिलते हैं। खैर, फिर डोनाल्ड ट्रंप आते हैं 2018 में, वो ईरान डील से बैकआउट कर जाते हैं। वो कहते हैं नहीं, ईरान पे वापस सैंक्शन लगेंगी। जैसे ईरान पे वापस सैंक्शन लगती है, ईरान फिर चाबहार पोर्ट रोक देता है, ठीक है। ईरान कह रहा हूं, इंडिया फिर चाबहार पोर्ट पे काम स्लो डाउन कर लेता है और अपने इंपोर्ट्स फ्रॉम ईरान जीरो ही कर लेता है। पहले ईरान से कुछ ऑयल तो इंपोर्ट करता था इंडिया ने जीरो ही कर लिया। तो ईरान को आइडिया लग गया कि ना इंडिया काफी ज्यादा यूएसए के एलाय है, बिल्कुल ही यूएसए के पाले में है, इसलिए उन्होंने कहा चाबहार वाला जो प्रोजेक्ट है हम खुद ही देख लेंगे। प्लस स्टैनली जॉनी कहते हैं कि ये जो सिग्नल चला गया ना कि इंडिया प्योर एंड प्योर यूएसए का एलाय है, यही रीजन था कि चाइना ने एलएसी पे ये कांड करा। अभी रिसेंटली चाइना ने एलएसी पे इतने हमारे जवान मारे। स्टैनली जॉनी कहते हैं कि ये चाइना का ना एक सिग्नल था टू न्यू दिल्ली एज वेल एज वॉशिंगटन। वॉशिंगटन को ये सिग्नल जा रहा था कि तुम्हारे एलाइज को भी हम देख लेंगे इधर,
क्लियर? क्योंकि इंडिया बहुत प्रो यूएस हो गया, इसलिए शायद चाइना इतना हाइपर एक्टिव हो गया। तो एक तो ये रीजन वो कह रहे हैं। दूसरा कहते हैं डोमेस्टिक पॉलिटिक्स। अब डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में ना ये दो एग्जांपल देते हैं। कहते हैं एक तो इंडिया जो सीएए लेके आया, इंडिया जब सीएए लेके आया ना तो अपने नेबरहुड में इंडिया ने अपने कई एलाइज को नाराज कर दिया। चलो पाकिस्तान तो कभी था ही नहीं हमारा एलाय, पर बांग्लादेश तो था, अफगानिस्तान तो था, ठीक है, इनको साइड कर दिया आपने एक तरह से। तो सीएए डोमेस्टिक पॉलिटिक्स थी ना इंडिया की, सीएए और एनआरसी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स थी, ठीक है। पर इसे जब आप फॉरेन पॉलिसी में ले आते हो एक तरह से कि हम बाहर से इमिग्रेशन करवा लेंगे नॉन मुस्लिम्स की, तो मुस्लिम कंट्रीज नाराज होंगी। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट बांग्लादेश की जो शेख हसीना अपॉइंटमेंट ही नहीं दे रही इंडियन ऑनवॉय को, इंडियन एम्बेसडर को। एक तो ये हो गया आपसे, प्लस आपने आर्टिकल 370 रिवोक करा। अब स्टैनली जॉनी ये कहते हैं कि आर्टिकल 370 रिवोक करने की वजह से ना आपकी स्टैंडिंग इंटरनेशनली, इंडिया की स्टैंडिंग इंटरनेशनली कि ये एक फ्री और डेमोक्रेटिक कंट्री है, ये ह्यूमन राइट्स की रिस्पेक्ट करती है, उसको थोड़ा सा डेंट पड़ा है। और पाकिस्तान को ना फ्यूल मिल गया जिससे वो इंडिया की बेइज्जती कर सके इंटरनेशनली कि इंडिया तो ह्यूमन राइट्स की परवाह ही नहीं करता, जेएनके में ह्यूमन राइट्स वायलेशन कर रहा है। क्लियर? प्लस एक और चीज बोलते हैं स्टैनली जॉनी, वो ये कहते हैं कि आर्टिकल 370 की वजह से ही शायद आर्टिकल 370 की वजह से ही, आर्टिकल 370 के बाद इंडिया ने लद्दाख जेएनके को यूटी बना दिया था ना। यूटी का मतलब अब सेंटर का ज्यादा कंट्रोल होगा इन एरियाज में, शायद इसीलिए चाइना हाइपर एक्टिव हो गया कि अब सेंटर का ज्यादा कंट्रोल होगा लद्दाख वाले रीजन में, तो अब आप ऐसे क्लेम लेना शुरू कर दो, हाइपर एक्टिव हो गया चाइना। एक तो ये, और तीसरी बात तो वो करते हैं ह्यूब्रिस की। ह्यूब्रिस में वो ये कहते हैं, बड़ी अच्छी बात कहते हैं कि हर कंट्री जो अपने आप को सुपर पावर दिखाना चाहती है ना, एक्सट्रीमली सेल्फ कॉन्फिडेंट दिखाना चाहती है, वो पहले वेट करती है, पहले वो देखती है कि उसके पास इतनी कैपेबिलिटी है, तभी वो ब्रैग करेगी। 1979 में ना चाइना ने अपनी पॉलिसी चेंज कर दी थी। 1979 में ना चाइना के एक लीडर थे डेंग जियाओपिंग। डेंग जियाओपिंग का ना एक नारा था, उनका था हाइड योर कैपेबिलिटीज, चलो लिखना क्या है, हाइड योर कैपेबिलिटीज बाइड योर टाइम। मतलब अपनी कैपेबिलिटीज, अपनी स्ट्रेंथ्स छुपा लो और वेट करो तब तक जब तक आपकी स्ट्रेंथ्स बहुत ऊपर नहीं हो जाती। जब आपकी स्ट्रेंथ्स बहुत ऊपर हो जाएगी फिर दहाड़ना दुनिया के सामने, और वही चाइना अब कर रहा है। जब तक शी जिनपिंग नहीं आए थे चाइना चुपचाप अपनी पावर बढ़ाता जा रहा था, और शी जिनपिंग के आते ही चाइना ने अपने मसल्स दिखाने शुरू कर दिए। ये था। तो ह्यूब्रिस का मतलब क्या होता है? ह्यूब्रिस में होता है आपकी अभी उतनी स्ट्रेंथ नहीं है पर आप ज्यादा बढ़ के मार रहे हो, आप ज्यादा प्रोजेक्ट कर रहे हो अपने आप को। चाइना ने ऐसे नहीं करा, चाइना ने तो चुपचाप इनफैक्ट अपनी स्ट्रेंथ्स भी छुपा ली थी, ठीक है। तो स्टैनली जॉनी कहते हैं कि इंडिया को ह्यूब्रिस से बचना चाहिए, चुपचाप अपनी कैपेबिलिटीज बढ़ाओ, कोई आपको मैग्नानिमस बोलने की जरूरत नहीं है, कोई बड़े बड़े भाषण देने की जरूरत नहीं है, चुपचाप अपनी कैपेबिलिटी बढ़ाओ और अपने काम से दिखाओ कि आप कितने बड़े हो, राइट। खैर, ह्यूब्रिस की वजह से कई बारी अपने आप को ज्यादा बड़ी पावर प्रोजेक्ट करने के चक्कर में आपसे कई गलत डिसीजन हो जाते हैं, तो इस चीज को थोड़ा रिफ्रेन फ्रॉम इट, ठीक है जी। चलो, ये मेजर आर्टिकल था। बाकी दूसरा जो आर्टिकल था ना, कैलिब्रेटेड बैलेंस ऑन इंडिया एंड नॉन अलाइनमेंट, ठीक है। ये ना एक्चुअली छोटा सा आर्टिकल है, और ये पता है किस पे है? अभी हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है ना एस जयशंकर, उन्होंने कुछ बात बोली थी, ठीक है। उन्होंने जो बातें बोली थी ना वही इसमें लिखा हुआ है ना। उन्होंने रिसेंटली ये बोला था कि जो नॉन अलाइनमेंट होता है ना, इंडिया की नॉन अलाइंड पॉलिसी थी। इंडिया की नॉन अलाइंड पॉलिसी क्या थी? जब इंडिया आजाद हुआ था ना, तो उसके बाद ना कोल्ड वॉर शुरू हो गया था यूएसएसआर और यूएसए के बीच में, ठीक है ना। इंडिया ने नॉन अलाइंड रुख इख्तियार करा। यूएसए और यूएसएसआर कंट्रीज को कहते थे कि आप हमारी टीम में आ जाओ, तो कुछ कंट्रीज यूएसए के पाले में जा रही थी, कुछ यूएसएसआर के में। इंडिया ने ये मूवमेंट स्टार्ट करी, नॉन अलाइंड मूवमेंट, जिसमें हम ना यूएसए के साथ हैं ना यूएसएसआर के साथ हैं, हम दोनों के साथ एंगेज करेंगे, इशू पे एंगेज करेंगे। इससे इंडिया की इंश्योर होती है स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस या स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। मतलब इंडिया हर मुद्दे को अपने हिसाब से देखेगा, जहां इंडिया का फायदा होगा वहीं चला जाएगा। अगर यूएसए के साथ जाने में इंडिया का फायदा हो रहा है, इंडिया यूएसए के साथ चला जाएगा, यूएसएसआर के साथ हो रहा है उसके साथ चला जाएगा, बट कोई मतलब अलायंस नहीं बनाएगा, कोई साइड नहीं ले लेगा कि अब मैं हमेशा यूएसए के साथ हूं। नाउ
कोल्ड वॉर तो खत्म हो गया। एस जयशंकर कहते हैं कि नॉन अलाइनमेंट की ना अब कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, नॉन अलाइनमेंट कुछ नहीं है, तो कोल्ड वॉर का एरा का चीज है, अब नॉन अलाइनमेंट कुछ खास नहीं है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एस जयशंकर ये कहते हैं कि अब ना इंडिया को स्टैंड लेना पड़ेगा इश्यूज पे। अगर हांगकांग में चाइना फ्रीडम्स कर्व कर रहा है तो इंडिया को स्टैंड लेना चाहिए। इंडिया को अब अपने आप को नॉन अलाइनमेंट के चक्कर में चुप नहीं बैठे रहना चाहिए, इंडिया को स्टैंड लेना चाहिए राइट इश्यूज पे। टेररिज्म का इशू हो, क्लाइमेट चेंज का इशू हो, इकोनॉमी का इशू हो, कई इश्यूज हो ना, उस पर इंडिया स्टैंड लेगा और किसी एक पर्टिकुलर कंट्री की साइड देगा। जनरली अभी इंडिया यूएसए की साइड दे रहा है। खैर, एस जयशंकर ये कहते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बिल्कुल ही खत्म होगी, नॉन अलाइनमेंट बिल्कुल ही खत्म हो गया, ऐसा भी नहीं मैं कह रहा। नॉन अलाइनमेंट काफी हद तक खत्म हो गया, बस जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी वाला था ना कि हम अपने इंटरेस्ट को सबसे ऊपर रखेंगे फिर उस कंट्री के साथ जाएंगे, किसी कंट्री के साथ अगर जाना है तो वो हमारा सबसे ऊपर है। ठीक है, तो वही सारी चीजें इसमें लिखी हुई हैं कि इंडिया अब एक तरह से ये जो आर्टिकल है एस जयशंकर की तारीफ में है कि उन्होंने बड़ा अच्छा रिस्पांस दिया है। इतने टाइम से ना माइक पोम्पेयो यूएसए के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट काफी ज्यादा इंडिया के फेवर में बयान दे रहे थे जब इंडिया और चाइना का चल रहा था। अगर इंडिया उनकी बेट ले लेता और एकदम से एंटी चाइना स्टांस कर देता, क्योंकि इंडिया को लगता ना कि यूएसए सपोर्ट कर रहा है, एकदम से एंटी चाइना स्टांस कर देता तो प्रॉब्लम हो जाती। तो इंडिया ने क्या करा, माइक पोम्पेयो जो भी मर्जी कहता रहे, इंडिया ये कहेगा कि हम बायलैटरली म्यूचुअली अच्छे से चाइना के साथ मुद्दा सॉल्व कर लेंगे। नहीं तो माइक पोम्पेयो तो क्या कह रहा था कि इंडिया इंटरनेशनल फोरम्स पे जाके चाइना को गालियां निकाले। ठीक है, बट इंडिया ने ऐसा नहीं किया, इंडिया ने कहा हम चाइना से अलग से डील कर लेंगे, इंटरनेशनल फोरम्स में चाइना को कुछ नहीं कहेंगे। ठीक है, तो ये आर्टिकल कहता है कि एस जयशंकर ने स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट दिखाया, अच्छी पॉलिसी है। ठीक है, और ये जो नेक्स्ट आर्टिकल है ये क्या है, इंडिया मस्ट फॉर्मली रिवाइव क्वाड। क्वाड जैसे कि आपको याद होगा, ये आर्टिकल बस हमें ब्रीफ में ही देखना है बहुत, ये जो थर्ड आर्टिकल है, ये आर्टिकल बोलता है कि इंडिया को ना क्वाड को दोबारा से रिवाइव करना पड़ेगा, मालाबार एक्सरसाइज को दोबारा मतलब और ज्यादा स्ट्रेंथन करना पड़ेगा ना। क्वाड क्या है, चाइना का राइज पैसिफिक और इंडियन ओशन रीजन में बढ़ता जा रहा है, तो चार कंट्रीज जो एंटी चाइना है, जिनके इंटरेस्ट चाइना के इंटरेस्ट के साथ मैच नहीं करते, उन्हें साथ में आ जाना चाहिए। वो चार कंट्रीज कौन सी हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, यूएसए, जापान। इनकी नेवीज को एक ग्रुप बना लेना चाहिए, साथ आ जाना चाहिए, और उस ग्रुप का नाम है क्वाड। अच्छा, मालाबार क्या है, मालाबार ना एक नेवल एक्सरसाइज है जो इंडिया, जापान और यूएसए के बीच में होती है। नेवल एक्सरसाइज, नेवल एक्सरसाइज मतलब इनकी नेवीज कोऑपरेट करती हैं और एक्सरसाइज करती हैं। ठीक है, नाउ ये क्या है, ये एक्सरसाइज का फायदा क्या है कि फ्यूचर में अगर चाइनीज नेवी के साथ मुद्दा हो तो ये तीनों नेवीज आपस में कोऑपरेट कर सके। ठीक है, ये जो आर्टिकल है ना, ये पता क्या कहता है, ये आर्टिकल एक्चुअली इस आर्टिकल का पॉइंट क्या है, ये आर्टिकल कहता है कि जो LAC पे अभी हुआ है ना इंडिया और चाइना का, इससे ना हमारा जो सारा फोकस है वो हिमालयन रीजन पे चला गया है, जबकि इंडिया और चाइना की लड़ाई इंडियन ओशन रीजन में बहुत ज्यादा चल रही है। चाइना की तो ये स्ट्रैटेजी है कि हमारा सारा ध्यान हिमालय पे लगा रहे और हम वहीं बंध के रह जाएं, पर इंडिया को अपना फोकस सी पे लगाना पड़ेगा, ओशियन पे लगाना पड़ेगा, बिकॉज वहीं से ही इंडिया स्ट्रेटेजिक एडवांटेज ले सकता है चाइना पे, वहीं से ही इंडिया का फायदा है। तो इंडिया को हिमालयन रीजन बॉर्डर पे भी फोकस करना चाहिए, बट ज्यादा फोकस अब नेवल साइड पे करना चाहिए, ज्यादा फोकस ओशियन रीजन पे करना चाहिए, क्योंकि वहां ज्यादा इंपॉर्टेंट फाइट है। ठीक है, तो मेन पर्पस इस आर्टिकल का ये था। अब ये दो छोटे छोटे आर्टिकल्स हम देख लेते हैं, एक तो इंडिया श्रीलंका वाला और नेक्स्ट इज इंडिया साउथ कोरिया टाइज वाला। तो सबसे पहले श्रीलंका वाला देख लेते हैं। ये दोनों आर्टिकल्स ना बहुत छोटे छोटे हैं, आप खुद भी हिंदू में जाके पढ़ सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं है, बहुत जल्दी पढ़े जाएंगे। मैं इनका ब्रीफ क्रक्स बता देता हूं आपको, बिकॉज उतना ही इंपॉर्टेंट है। ये आर्टिकल लिखा है ना, ये किसी प्रीवियस श्रीलंकन एम्बेसडर ने लिखा और उन्होंने कहा है कि बोथ श्रीलंका और इंडिया के ना हिस्टोरिकल टाइज हैं। अशोका के टाइम से इन दोनों के टाइज हैं, बुद्धिज्म से टाइज इनके सीमेंट हुए हैं। अशोका ने अब भेजे थे ना संघमित्रा अपनी डॉटर और सन को भेजा था श्रीलंका में बुद्धिज्म फैलाने को, तब से इन दोनों कंट्रीज के टाइज हैं। तो ये ज्यादातर ना हिस्टोरिक उसमें जाता है कि हमारे कल्चरल टाइज हैं, सिविलाइजेशनल टाइज हैं, प्लस कॉलोनियल टाइज भी हैं। कॉलोनियल हिस्ट्री के दौरान ब्रिटिशर्स ने ना साउथ इंडिया से लेबरर्स बुला के श्रीलंका की टी प्लांटेशंस में लगा दिया था। वही साउथ इंडियन तमिल्स आज
श्रीलंकन तमिल्स हो चुके हैं, ठीक है। तो हमारे कई ऐसे पीपल टू पीपल मूवमेंट रही हुई है, हमारे बड़े सिविलाइजेशनल टाइज हैं, ठीक है। बट अब दोनों कंट्रीज के बीच में ना डिफरेंस आता जा रहा है। उसका रीजन पता है क्या है? उसका रीजन ये है कि ना पहले दोनों कंट्रीज में लिबरल गवर्नमेंट्स थी कभी किसी टाइम पे, अब दोनों कंट्रीज में ना थोड़ी शायद कंजर्वेटिव गवर्नमेंट्स आने लग गई हैं। ये आर्टिकल लिखने वाले कहते हैं कि एक आप इंडिया में देख लो तो इंडिया में भी थोड़ा एंटी लिबरल मूवमेंट सी हो रही है, एंटी लिबरल थोड़ा सा चेंज आ रहा है, और श्रीलंका में भी ऐसा हो रहा है, ठीक है। प्लस श्रीलंका थोड़ा बहुत है ना, इस आर्टिकल में तो नहीं लिखा पर मैं वैसे बताता हूं, श्रीलंका थोड़ा अब चाइना की तरफ भी टिल्ट कर रहा है इंडिया को काउंटर बैलेंस करने के लिए। तो ये आर्टिकल कहता है कि दोनों कंट्रीज इस कोविड-19 के दौरान जब सारी दुनिया इनवर्ड होती जा रही है, इनवर्ड मतलब नेशनलिस्ट होती जा रही है कि अपना फायदा और बाकियों का नुकसान, है ना, हर कंट्री अब सोच रही है कि अपने आप को बचाओ बाकियों का नुकसान करे। इस समय इंडिया और श्रीलंका को लिबरल वैल्यूज के बेसिस पे अपने बीच में टाइज बढ़ाने चाहिए, बस ये कह रहे हैं। दोनों कंट्रीज में रिजीम कहते हैं शायद थोड़ी एंटी लिबरल है इस समय ना, ये आर्टिकल कहता है इस समय दोनों कंट्रीज को लिबरलिज्म और लिबरल वैल्यूज की तरफ, फ्रीडम्स की तरफ, राइट्स की तरफ बढ़ा के अपने बीच में ना टाइज अच्छे करने चाहिए, ये आर्टिकल कह रहा है। कुछ ऐसा खास नहीं है। अच्छा, साउथ कोरिया के साथ क्या कह रहे हैं? साउथ कोरिया के साथ ये जो आर्टिकल है ना, ये आर्टिकल कहता है कि ना साउथ कोरिया और इंडिया नेचुरल एलाइज हैं, बिकॉज साउथ कोरिया को भी चाइना से थोड़ी प्रॉब्लम है, इंडिया को भी थोड़ी चाइना से प्रॉब्लम है, और दोनों नेचुरल एलाइज हैं, कोई ऐसी मतलब इन दोनों कंट्रीज में कुछ है नहीं। फिर भी अगर देखा जाए तो इनकी इकोनॉमिक पार्टनरशिप इतनी बड़ी नहीं है जितनी हो सकती है, इकोनॉमिक ट्रेड इनका इतना नहीं है जितना हो सकता है, और जितनी भी डिप्लोमेटिक पार्टनरशिप्स हैं, डिप्लोमेटिक टाइज है ना इन दोनों कंट्रीज के बीच में, कहते हैं इन दोनों कंट्रीज के बीच में जो डिप्लोमेटिक टाइज हैं वो उतने स्ट्रांग नहीं है जितने होने चाहिए, जितना पोटेंशियल है, ठीक है। इनकी डिप्लोमेटिक टाइज में इकोनॉमिक भी आ जाएगा, पॉलिटिकल भी आ जाएगा, सिक्योरिटी भी आ जाएगा, ठीक है। इंडिया और साउथ कोरिया के बीच में जो जितने भी आपके टाइज हो सकते हैं, जितने तरीके के आपके रिलेशंस हो चुके हैं, फॉर्मल रिलेशंस अच्छे नहीं चल रहे। उसका रीजन मेन पता है क्यों है? अच्छे नहीं चल रहे से मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि बुरे चल रहे हैं, अच्छे चल रहे हैं पर और अच्छे हो सकते हैं, ठीक है। तो ये आर्टिकल कहता है कि उसका मेन कारण है कि कल्चरली हम दोनों सिमिलर नहीं है। पीपल टू पीपल कांटेक्ट होता है ना, कि साउथ कोरियंस और इंडियंस के बीच में ज्यादा कांटेक्ट हो, वो नहीं, वो मिसिंग है। साउथ कोरियंस शायद कल्चरली इंडिया को पसंद नहीं करते, इंडियंस साउथ कोरिया को लेके इग्नोरेंट है। जैसे ये आर्टिकल बताता है कि साउथ कोरिया तो बहुत डेवलप्ड है, वो इंडिया को आज भी गरीब थर्ड वर्ल्ड कंट्री समझता है, इसलिए उसके लिए इंडिया इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और इंडिया साउथ कोरिया को लेके इतना इग्नोरेंट है कि इंडिया में जनरली लोग ये नहीं बता सकते देख के कि कौन चाइनीज है, कौन जापानीज है, कौन साउथ कोरियन है। इंडिया के हिसाब से जापान चाइना ही है, मेन कोरिया क्या है ना, इंडिया के कल्चर में भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो दोनों कंट्रीज को ना कल्चरल अपने टाइज बढ़ाने पड़ेंगे। इस पे शुरुआत करी थी 10 साल पहले, इंडिया ने खोला था इंडिया कल्चरल सेंटर सियोल में, आपके साउथ कोरिया में। वहां पे इंडियन कल्चर को प्रोपेगेट करा जा रहा है साउथ कोरिया में, और बहुत सारे साउथ कोरियन कल्चरल सेंटर्स इंडिया में भी हैं। कोशिश ये होनी चाहिए कि ये जो इनिशिएटिव्स हैं इन्हें और बढ़ावा मिले। जनरली हम दोनों कंट्रीज की जो गवर्नमेंट्स है ना, वो इसको बढ़ावा देती हैं, कल्चरल साइड को इतना बढ़ावा नहीं देती, ठीक है। तो ये आर्टिकल कह रहा है कि कल्चरल साइड को भी दो, क्योंकि अगर लोग आपस में ज्यादा मिक्स होंगे तो डिप्लोमेटिकली भी बढ़ोगे आप। अभी लोग ही इतना ज्यादा लोगों की प्रायोरिटी पे नहीं है, साउथ कोरियंस की प्रायोरिटी पे इंडिया इतना नहीं है, इंडिया की प्रायोरिटी पे साउथ कोरिया नहीं है, क्योंकि कल्चरल मिक्सिंग नहीं है ना, मतलब कल्चरल बॉन्ड होमी नहीं है, तो वो बढ़ाने की जरूरत है। ऑलराइट, तो इसी के साथ हमारा खत्म होता है पूरा इस वीक का आईआर। आई होप आपको सारा समझ आया हो। इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट्स देन प्लीज राइट दोस डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम विद मोर वीडियोस ऑन इंटरनेशनल रिलेशंस। थैंक यू।